हेलो बच्चों। तो आज हम अपने बच्चों के लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसके कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में छोटा सा जानकारी। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है कैसे मतलब किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, एक हेल्दी टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। देखो बेटा, कभी जैसे क्या है, हमने एक बताया कि किसी भी चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इक्विवेलेंट वेट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है। इसके लिए 3 स्टैंडर्ड कौन है? एक है आपका हाइड्रोजन है, एक है आपका ऑक्सीजन है और एक आपका है क्लोरीन है। ठीक है, कितना है? आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है एंड क्लोरीन है। इसका जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1.008 होता है। जब मैं डिफिनीशन बताऊंगा तो मैं लगभग 1 मान के चलूँगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 8.0 है और क्लोरीन का जो है 35.5। अब आप सोचेंगे कि सर कि बहुत से बच्चे को एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसका आप एटॉमिक मास लिए हैं, इसका आप एटॉमिक मास लिए हैं, इसका आप एटॉमिक नंबर क्यों लिए? नहीं बेटा, ये आपका जो है एटॉमिक मास नहीं है। ये जो है उस इक्विवेलेंट के एक्सपेरिमेंट में पाया गया ये वो वैल्यू है जिसके बेस पर इसका डिफिनीशन दिया गया है। तो इसलिए बिल्कुल एटॉमिक मास ना समझें। याद रखिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए 1 मान लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 8 और क्लोरीन के लिए 35.5। ठीक, ये स्टैंडर्ड आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। आइए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बात करते हैं कि भाई क्या ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, डिफिनीशन बताने से पहले मैं केवल हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ। अभी ऑक्सीजन क्लोरीन की बात नहीं करूँ, केवल हाइड्रोजन की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये कोई आपका जो है ये कोई सबस्टेंस है जिसका इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है, जिसका इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है। सपोज करिए कि ये इस समय जो है ये 40 ग्राम का है। ठीक है, तो ये 40 ग्राम का है। सपोज करिए कि इसका 40 ग्राम अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जुड़ा हो, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से इसका 40 ग्राम जुड़ा हो, तो हमारा तो स्टैंडर्ड 1 था, हमारा स्टैंडर्ड 1 था। यानी इस 1 ग्राम से इसका अगर 40 ग्राम जुड़ा हुआ है तो जितना ग्राम इसके 1 ग्राम से जुड़ा होता है, केवल याद रखिएगा स्टैंडर्ड 1 है। अगर ये 10 होता तो एक घट के कुछ और हो जाता है, हम इसे 1 पर लाते हैं। ठीक है, तो अगर इसके 40 ग्राम अगर इसके 1 ग्राम से इसका 40 ग्राम जुड़ा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 40 हो जाएगा। ठीक, मैं ग्राम में बात कर रहा हूँ कभी और ये पार्ट में बात होता है। ठीक है, पार्ट का मतलब है ग्राम है तो ग्राम है, मिलीग्राम है तो मिलीग्राम है, किलोग्राम है तो किलोग्राम है, इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा? 40। इक्विवेलेंट वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि अगर इस हाइड्रोजन का अगर 2 ग्राम है और ये हाइड्रोजन 2 ग्राम इसके 40 ग्राम से जो है जुड़ा हुआ है, अब इक्विवेलेंट वेट बताइए क्या होगा? बताइए कमेंट में जाकर बताइए। नहीं आ रहा है? मैं बता रहा हूँ। अगर इसका 40 ग्राम 2 ग्राम से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके 1 ग्राम से 20 ग्राम जुड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अरे भाई, अगर मैं कह रहा हूँ इसका 40 ग्राम 2 ग्राम से जुड़ा है, यानी इसका ऐसे समझिएगा इसका 2 ग्राम 40 ग्राम से जुड़ा हुआ है,
तो जाहिर सी बात है 1 ग्राम करेंगे तो 20 ग्राम आएगा। तो इस समय इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका इक्विवेलेंट, मैं इसका जो सपोज करिए मेरे पास 5 ग्राम है, तो हाइड्रोजन का 5 ग्राम इसके 40 ग्राम से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 40 ग्राम से, अब 5 ग्राम से 40 ग्राम जुड़ा हुआ है, तो 1 ग्राम से निकालिए कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ये आपका 8 आ जाएगा। इन केस अगर आप कह दें कि सर अच्छा ये तो कितने से था, 5 ग्राम से था, अगर आप कह दें सर हाइड्रोजन का 10 ग्राम इसके 40 ग्राम से जुड़ा हुआ है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो भाई 40 ग्राम से 10 ग्राम जुड़ा हुआ है, तो 1 ग्राम से कितना जुड़ेगा, 4, तो इसका इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर कट समझ में आई होगी कि किसी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट वह अमाउंट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जुड़ जाता है या हाइड्रोजन के 1 ग्राम से निकल जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं क्या, कि किसी सबस्टेंस का वह पार्ट, मैं अब पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर ग्राम में बोलना तो ग्राम में बोल सकते हैं, लेकिन पार्ट में बोल दे रहा हूँ ताकि डेफिनेशन क्लियर हो जाए क्लियर। तो किसी सबस्टेंस का वह पार्ट जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से, क्लोरीन के 35.5 पार्ट से जुड़ जाते हैं या निकल जाते हैं। हाँ बेटा, चाहे जुड़ जाए और चाहे निकल जाए, वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ये आपको हमने समझाया। यहाँ पर आपका एक वर्ड आता है कि इसे क्या है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है एक ही सबस्टेंस का अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, यानी ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, यानी अलग अलग रिएक्शन में एक ही सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकते हैं। जब हम आपको इसका प्रैक्टिस बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो अलग अलग होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक चीज कि हमने कहा कि एक ही सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट जो होता है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वर्ड आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो निकालते कैसे हैं, या आपको सबसे पहले ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, तो ये आप निकाल सकते हैं किस तरीके से, W/E से, यानी किसी उस सबस्टेंस का वेट आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको अदर तरीके से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो उससे पहले ये समझिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो फिर ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट जितनी ग्राम में अमाउंट जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लिए
और उतना ही ग्राम अगर आपने उस सब्सटेंस का तौल दिए तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपका ये है H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये अभी कि आप लोगों को ये तो निकालना आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया ये 49 होता है। अगर मुझे H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर तौलना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 इज इक्वल टू 49 ग्राम। जी हाँ बच्चों, ये आपका 49 ग्राम आप लेंगे। क्यों ऐसा हुआ 49 ग्राम? क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, सिंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जो होता है वो आपका कितना होता है, 49 होता है। ये हमने लिख के घेर दिया। H2SO4 का इक्विवेलेंट 49 होता है। अगर आप 49 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप तौल देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब सोचिए कि अगर 1 ग्राम 49 ग्राम के बराबर है तो 2 ग्राम कितने के बराबर होगा, 98 के बराबर। इसका मतलब है 98 अगर आपका दिया हुआ है और इक्विवेलेंट वेट पता है तो आप डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 98 ग्राम जो है H2SO4 दिया हुआ है और आप इक्विवेलेंट वेट यानी 49 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट 2 नहीं आ जाएगा। तो यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला हो गया W/E। आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको वेट और इक्विवेलेंट वेट पता है तो। इसी तरीके से अगर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ले लेते हैं तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा भाई, इसके इक्विवेलेंट वेट पर बराबर होगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 40 होता है, इसका 40 होता है, यानी 40 ग्राम अगर आप ले लेंगे तो ये इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्यों ऐसा हुआ, सिंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ये होता। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 40 ग्राम के बराबर। तो ये आपका जो है हो गया कि इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आज इतना ही, जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो हम कैलकुलेशन बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। शुक्रिया।